आज की क्लास में हम सिंथेटिक बायोलॉजी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, सिंथेटिक बायोलॉजी चर्चा में बना हुआ है, जिसका कारण ये है कि इस साल के बजट में बायो फाउंड्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग पर एक नई स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। कहा गया है कि हम बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए एक नई स्कीम लाएंगे, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो उत्पाद हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब देखो, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, बायो इकोनॉमी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन सबके बेस में है सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी इन तीनों से जुड़ा हुआ है। तो हमें सिंथेटिक बायोलॉजी को पहले देखना होगा कि सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, सिंथेटिक बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे अलग है। तो इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले तो स्कीम की बात कर लें, तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पर लाई गई स्कीम है और इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो अल्टरनेटिव हैं या विकल्प हैं या उत्पाद हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे इंडस्ट्री को, कंज्यूमर्स को। और इसके अंदर शामिल क्या किया गया, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गए, बायोप्लास्टिक हो गया, बायो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, बायो एग्री इनपुट हो गए, जैसे आपने सुना होगा बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। इस तरह के जो जैव निम्नीकरण, जिनको जो सूक्ष्म जीव है वो तोड़ देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ऐसे उत्पादों को लाया जाएगा। तो जिस तरह से हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से पेस्टिसाइड बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का यूज बढ़ रहा है, ये सब केमिकल्स हैं। तो हम इन सबके इन्वायरमेंट फ्रेंडली विकल्प लाने की इसमें बात की गई है और ये सब किस पर डिपेंड करता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग पर, बायो फाउंड्री पर। तो इसलिए इसके लिए स्कीम लाई गई है और ये जो स्कीम है ये एक बड़े उद्देश्य का पार्ट है, एक लार्ज इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। अब देखो, नया शब्द आ गया, बायो इकोनॉमी। तो ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी को क्रिएट करना चाह रहे हैं और 2047 तक शायद $1 ट्रिलियन की है। अर्थात हम बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हमें बायो इकोनॉमी पता होना चाहिए, बायो फाउंड्री पता होना चाहिए, बायो मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया होना चाहिए और इन सबके बेस में सिंथेटिक बायोलॉजी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी पर। देखो, सिंथेटिक बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। अगर इसकी मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो सिंथेटिक बायोलॉजी का अर्थ होता है कि किसी भी जीव के आनुवंशिक मटेरियल में, आनुवंशिक पदार्थ में, जिसे हम डीएनए, आरएनए कहते हैं, तो किसी भी जीव के डीएनए में, आरएनए में, अर्थात उसके आनुवंशिक पदार्थ में हम फेरबदल कर दें, उसमें परिवर्तन कर दें, तो वो सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे किसी बैक्टीरिया के, किसी प्लांट के, किसी एनिमल के, इनके जो डीएनए में हम चेंज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, अभी जीएम मस्टर्ड आया, तो करते क्या, हम उनके जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसमें चेंज करते हैं। लेकिन चेंज क्यों किया जाता है? ताकि हम उन जीवों को कुछ खास तरह की विशेषताएं दे सकें, खास तरह के कुछ गुण दे सकें। और वो गुण होते क्या, मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो सिंथेटिक बायोलॉजी का भी उद्देश्य वही है। इसके अंतर्गत भी हम किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, ताकि उसमें कुछ खास तरह की उसमें विशेषताएं ऐड कर सकें, उसे खास तरह के गुण दे सकें जो मानव के लिए उपयोगी हो। जैसे अभी बताया, बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए होता है। लेकिन यही काम तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे थे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी तो यही होता है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि किसी एक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में फेरबदल करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी को इसीलिए बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टीरॉयड, मतलब उससे एडवांस वर्जन है, उसके ऊपर खड़ा है, एक तरह से कहूं तो। लेकिन होगा क्या इसमें? देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि हम एक जीव के डीएनए को या उसके जीन को निकालते हैं और दूसरे जीव में डाल देते हैं। मतलब मैंने सोचा, अभी आपने बीटी कॉटन का एग्जांपल ले लें, तो बीटी कॉटन में क्या करते हैं, एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, उसमें से एक जीन को निकाला जाता है और कॉटन में उसको डाल दिया जाता है। तो हमने कहीं से एक जीन निकाला, दूसरी जगह पे उसे फिट कर दिया। ये आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एक छोटा सा एक जीन था, उसको निकाला, दूसरी जगह फिट कर दिया। एक या दो जीनों का जब फेरबदल करते हैं। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी में इन जीन्स को लैब में तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें हमने क्या किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसी एक से
जीन को लिया और दूसरे जीव में उसको डाल दिया। लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी में, उस जीन को लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, उसे निर्माण किया जाता है लैब में। और इसके अंतर्गत यह भी हो रहा है कि पूरा का पूरा डीएनए का भी निर्माण किया जा रहा है। पूरे के पूरे डीएनए को लैब में क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियली उसे बनाया जाता है। और कुछ तो डीएनए इस तरह के होते हैं जो प्रकृति में मिल ही नहीं रहे, मतलब नए तरह के जीनोम को भी क्रिएट किया जा रहा है जो कहीं पर भी दुनिया में नहीं मिलता, किसी जीव में नहीं मिलता, नया जीनोम को क्रिएट किया जा रहा है। तो वो आता है सिंथेटिक बायोलॉजी में। तो हम अगर मान लो बीटी कॉटन के लिए मैंने जीन निकालना था, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस थे, तो ये क्या करेंगे, उस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के उस जीन को देखेंगे कि हाँ इस जीन को हमें ट्रांसफर करना है। तो उस जीन को हम क्या करेंगे, उसको रीड कर लेंगे और उसको लैब में बनाएंगे, और उसको लैब में बनाकर उस प्लांट में या कॉटन में डाल दिया जाएगा। ये होता है सिंथेटिक बायोलॉजी। और इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि पूरा का पूरा ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका बेसिक देखना होगा। तो बेसिक इसका कहां से शुरू होता है, डीएनए से। तो बाद में वापस लौट के आएंगे हम सिंथेटिक बायोलॉजी में कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। देखो सिंथेटिक जीनोम होता है, बायो इंजीनियरिंग होती है, अननेचुरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, प्रोटोटाइप सिंथेटिक बायोलॉजी होती है, नई सेल का निर्माण किया जाता है, प्रोटोसेल। तो ये सब आएंगे सिंथेटिक बायोलॉजी में। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। सब यहीं से शुरू होगा कि कैसे डीएनए बनेगा, आगे लैब में हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखेंगे। देखो इसमें होता क्या, डीएनए देखो, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसमें दो इस तरह की कुंडलियां होती हैं, एक दूसरे से उलझी हुई हूं, ये जुड़ी हुई है। देखो डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो देखो एक ये रहा और एक ये, दो इसके क्या है, हेलिक्स हैं, ऐसे कुंडलियां हैं। इसको खोल के यहां दिखाया गया। देखो ये सीधी एक स्ट्रेट ये रही और एक स्ट्रेट ये रही, इसे बैकबोन कहा जाता है। जैसे आप कोई सीढ़ी देखते हो, स्टेयर्स देखते हो, उसमें दो साइड में ऐसे पकड़ के जिनको हम ऊपर चढ़ते हैं, कभी आपने ऐसे गोल गोल घूमने वाली स्टेयर्स भी देखी होंगी, जहां जगह छोटी होती है तो वो आयरन की ऐसे बनी होती है, गोल गोल घूमने वाली, उसी तरह की हैं। तो ये जो साइड वाले जो उसके होंगे जिनको हम पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं बैकबोन। और ये जो बीच में जहां पर जो स्टेप्स होते हैं जिन पर हम पैर रखते हैं, वो ये रहे बीच के स्टेप्स। तो देखो इस पर लिखा है TAGC, ये क्या है देखो। और यहां पर देखो इसी को इस रूप में भी दिखाया दिया है। तो यहां पर देखो ये एक कंपाउंड दिख रहा है, ये है, ये सब क्या है, इसको देखते हैं। तो इसको बस समझने के लिए अगर मैं एक कदम और पीछे जाऊं, तो ये सब है रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड है। कुल मिला के हमारा डीएनए किसका बना है, केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिकों का बना हुआ है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन सब से बने हुए कुछ यौगिक हैं जिनसे हमारा पूरा का पूरा डीएनए बना है। और अगर मैं इसको इस तरह से खोलूं तो ये देखो, ये रही पूरी की पूरी आपकी बैकबोन, और ये रहे आपके स्टेप्स। और ये स्टेप्स पर देखो क्या लिखा है, बेस पेयर। ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इन्हें बोला जाता है TACTGJ। ये 4 तरह के होते हैं डीएनए में। पहला होता है, देखो क्या होगा, एडिनाइन होता है। देखो यहां पर इस पे लिखा, देखो एडिनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है और गुआनिन है। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार हैं। देखो इस पूरे डायग्राम में देखें तो ये देखो, ये बेस है, तो ये एक आपका बैकबोन, ये दूसरा बैकबोन, और बीच में आपके हैं बेस। और ये रहा देखो, ये है एडेनिन, ये गुआनिन, ये थाइमिन, ये साइटोसिन। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन क्षार, एक पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखो, ये जो पीछे लगा ये S लिखा है, इसका मतलब होता है शुगर, शर्करा। और इसमें जो शुगर है वो 5 कार्बन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। तो डीएनए में देखो, एक तो हो गया नाइट्रोजन क्षार, दूसरा हो गया पेंटोज शुगर, और तीसरा जो ये P लिखा है ये होता है फॉस्फेट, ये होता है फॉस्फेट। तो देखो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है डीएनए का एक भाग, इसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। देखो ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट। पूरा का पूरा जो बैकबोन है वो या तो शुगर का बना है या फॉस्फेट का बना है। और जिसका जो अंदर की तरफ मुंह किया हुआ भाग है वो है आपका नाइट्रोजन क्षार। अगर देखो इस पे देखें तो ये इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को जो इतना जो दिख रहा है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये देखो ये 3 जो पार्ट हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, इसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहां पर ये रहा साइटोसिन, ये रहा शुगर और ये रहा फॉस्फेट, ये सारा का सारा मिलके इसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण
करते हैं। तो देखो इसकी एक बैकबोन, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बिलियंस अरबों न्यूक्लियोटाइड इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। और देखो दूसरा पार्ट सिमिलर, उसका जो बैकबोन दूसरा है वो भी किसका बना है, शुगर फॉस्फेट का ही बना हुआ है। ये फॉस्फेट है, ये शुगर, और बाहर अंदर की तरफ इनका मुंह किए हुए कौन है, ये नाइट्रोजन बेस। और अभी हमने देखो ये देखा था, तो ये पूरा का पूरा आपका जो डबल हेलिक्स था, इसकी जो बैकबोन है, लेकिन बीच वाला पार्ट आपस में जो स्टेप्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में। देखो यहां पर ये स्टेप्स जो आपस में ये जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए देखो ये पूरा का पूरा स्टेयर की तरह दिखाई देता है, हेलिक्स की तरह दिखाता है। तो बीच में ये आपस में यूं जुड़े हुए हैं, और इनको जोड़ने वाला कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात एक बैकबोन, ये दूसरा बैकबोन, और ये जुड़े हुए हैं आपस में इन नाइट्रोजन बेस के बीच में बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरह का आपका डीएनए होता है। इसको और अगर डिटेल में देखूं तो देखो यहां पर, देखो यहां पर ये रहा आपका शुगर, ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है, इसे पेंटोज शुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। 5 कार्बन होते हैं ये। देखो ये सारा का सारा आपको क्या है, एक तरह से रासायनिक यौगिक है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दूसरा कार्बन, यहां पर तीसरा कार्बन, यहां चौथा, और यहां पर 5वां कार्बन होगा। तो कुल मिला के ये कार्बन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। इधर देखो ये नाइट्रोजन बेस है, देखो ऊपर लिखा साइटोसिन। तो साइटोसिन देखो किसका बना है, ये नाइट्रोजन है, N से नाइट्रोजन हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहां पर कार्बन लगा हुआ है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इधर आएंगे तो फॉस्फेट, ये फॉस्फोरस से बना है, ऑक्सीजन से बना है और हाइड्रोजन से बना है। इनसे बने हुए यौगिक क्या, कुल मिला के क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बने हुए यौगिक हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा डीएनए इस तरह से बना होता है। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटो शुगर, और वो नाइट्रोजन बेस। तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह से डीएनए पाया जाता है। अब देखो इसको, अब आते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी की तरफ। देखो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ये पूरा का पूरा जो ये वाला बैकबोन है और ये वाला बैकबोन है, दोनों लगभग सिमिलर है। दोनों में शुगर है और फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है। लेकिन अंदर की तरफ देखो, ये जो आपको नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं, ये अलग अलग है। देखो ये कहा ए है, फिर जी है, फिर टी है और सी है। टी हमेशा ए से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है। ये भी एक रूल है, कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है कि हमेशा जी सी से जुड़ेगा और ए टी से जुड़ेगा। तो देखो यहां पर ए है, जी है, टी है और सी है, मतलब इनके सीक्वेंस को लेकर अंतर होता है कि किस सीक्वेंस में ये मिलेंगे, इनका क्रम क्या है। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस क्या आएगा, ये एक तरह से आप सोच लो कि आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं नाइट्रोजन बेस को, और ये सीक्वेंस हर व्यक्ति में अलग पाया जाता है। मेरे में, इस दो आप में, तीसरे व्यक्ति में, चौथे व्यक्ति में, सब हर इंडिविजुअल में ये जो सीक्वेंस होता है ये अलग अलग पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, किसी में सी यहां होगा, किसी में जी यहां होगा। तो इनका सीक्वेंस जो पाया जाएगा वो हर व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है, और इसीलिए हम सब एक दूसरे से अलग है। दुनिया में किसी भी जीव का डीएनए दूसरे से मैच नहीं होता है, इसीलिए इसी पर आधारित है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि कोई किसी भी जीव का डीएनए किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होता। वो मैच क्या नहीं होता, उसमें ये जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो कभी भी दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। सबका जो अनुक्रम है वो अलग अलग पाया जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो ये जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है, इसी से डिसाइड होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। ये जो ए जी टी सी है, इन्हीं के आधार पर निर्माण होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सब कुछ हमारे शरीर में, हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, हम किस तरह से काम करेंगे, हमारे हार्मोन किस तरह से करेंगे, वो सब डिपेंड करता है हमारे प्रोटीन पर। और प्रोटीन किससे निर्मित हो रहा है, डीएनए से। ये जो ए जी सी टी है, इसे कोड कहा जाता है, ये है प्रोटीन निर्माण का कोड। कुल मिला के डीएनए में सूचना है कि किस तरह का प्रोटीन हमारे शरीर में बनेगा, और प्रोटीन डिसाइड करता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा शरीर काम कैसे करेगा। तो आखिर में हमारे शरीर की जितनी भी गई एक्टिविटीज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डीएनए पर डिपेंड करती है। तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे हमारे शरीर में करता है। और हर एक का नाइट्रोजन बेस का जो क्रम है वो अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी में। अब सिंथेटिक बायोलॉजी में मैंने कहा कि हमने पूरे के पूरे डीएनए को लैब में बना लिया। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे,
या यूं कहूं कि किसी जीन को बना लिया। अब जीन क्या होता है, देखो जीन और डीएनए में भी थोड़ा फर्क देख लो। जीन डीएनए का वो भाग होता है जिसमें प्रोटीन निर्माण का कोड होता है। ये जो ए जी सी सी है, ये सब कोड है अमीनो एसिड के प्रोटीन निर्माण के। मतलब तीन का एक कोड होगा, ये तीन एक मिलके एक कोड बनाते हैं, जैसे ए जी और टी, ये तीन मिलके एक कोड बनाएंगे। फिर मान लो कि जी टी सी है, तो ये तीन मिलके एक कोड बनाएंगे। तीन तीन का कोड होता है और वो अमीनो अम्ल बनाते हैं और अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन को बनाते हैं। तो तीन तीन का कोड होता है, ए जी टी, फिर मान लो आगे आगे टी सी जी, आगे इस तरह से कोड होते हैं तीन तीन के। तो कोड यहां पर पाया जाता है जो हमारे डीएनए मिलता है। तो अगर अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कि इंसुलिन का कोड ये है, मान लो कि मैंने कहा हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है, तो मैंने मान लिया कि हमारे शरीर में इंसुलिन का जो कोड है वो ए टी जी सी टी जी ए टी सी जी इस तरह से है, ये इंसुलिन का कोड है। अब ये हमारे को जब पता लग गया कि ये इंसुलिन का कोड है, तो अब मैं इसको लैब में बना सकता हूं। इस कोड को पढ़ना, पूरे के पूरे डीएनए में जो कोड है, जब मान लो ए टी जी सी टी जी सी ए टी सी ए, इस तरह का जो कोड है, इसको पढ़ना कहलाता है सीक्वेंसिंग। जीनोम की सीक्वेंसिंग करना कि उसमें ये जो नाइट्रोजन क्षार है किस क्रम में लगे हैं, इसे बोला जाता है सीक्वेंसिंग। हमने डीएनए की या जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली कि उसमें किस तरह से इन बेस का क्रम है। और जब मुझे पता लग गया कि इंसुलिन का ये जो कोड है इस तरह का इंसुलिन है, तो अब मैं क्या करूंगा, लैब में इसका फॉर्मेशन करूंगा। अब लैब में डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो पेंटो शुगर तो आप सबको पता ही है, सिमिलर है सब में। इधर फॉस्फेट ग्रुप भी सब में सिमिलर है। अंतर किस में आ रहा है, नाइट्रोजन बेस में। तो यहां पर टी है, मान लो ऊपर सी था, जी है, इस तरह। तो अब लैब में इनको धीरे धीरे केमिकल से बनाया जाता है और लैब में इनके सीक्वेंस को इसी सीक्वेंस में लगाया जाएगा और इंसुलिन के जीन का निर्माण कर लिया जाएगा। समझ में आया लैब में कैसे बनता है। तो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो इस कोड को देखते हैं, इस कोड को रीड किया जाता है कि भाई इसके डीएनए में ये नाइट्रोजन क्षारों का कोड है। फिर उसको लैब में वो विभिन्न केमिकल्स का यूज करके वो उसको बना लेते हैं। अब जब एक बार इंसुलिन का जीन बना लिया उन्होंने लैब में, तो वो परमानेंट उसके अंदर क्या रहेगा, उनके पास कोड है, उन्हें पता है कैसे बनाना है। अगली बार अगर बनाना होगा तो तुरंत बना दिया जाएगा। तो सिंथेटिक बायोलॉजी में जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएंगे। मान लो अब देखना, अब अगर मुझे इंसुलिन बनाना था तो पहले तो इंसुलिन का जीन चाहिए, फिर उस जीन को हम पहले मानव से निकालेंगे, फिर उसको निकाल के किसी और जीन में डालेंगे, फिर वो इंसुलिन का उत्पादन करेगा। ये काफी लंबा और जटिल प्रोसेस है। अब हमने एक बार इसकी सीक्वेंस करके पूरे का पूरा कंप्यूटर में इसके सीक्वेंस को फिट करके रखा है, तो तुरंत हम कंप्यूटर में कमांड देंगे कि हमें इंसुलिन का जीन बनाना है, तो वो कंप्यूटर तुरंत ये कमांड को लेगा। और वो लैब होती है जिन्हें बायो फाउंड्री कहते हैं। बायो फाउंड्री बड़ी बड़ी लैब्स हैं जहां पर ये सब ऑटोमेटिक होता है, जिसमें रोबोटिक्स का यूज किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जाता है। तो वो तुरंत इंसुलिन के जीन का वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या हो गया, बहुत स्पीडी हो गए, तेज हो गया ना प्रोसेस, बहुत तेज प्रोसेस होने लगे। बहुत जल्दी ही आप उन्हें कोई सीक्वेंस बताइए कि इस सीक्वेंस को बनाना, वो तुरंत उस सीक्वेंस को क्रिएट कर देंगे। इतनी एडवांस हो गई है लैब सब। तो ये होता है बायोलॉजी का एप्लीकेशन या बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, उसमें स्पीड बढ़ चुकी है किसके अंतर्गत, सिंथेटिक बायोलॉजी में। इसीलिए इसे बोला गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टीरॉयड। बहुत तेजी से प्रोसेस होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि हम कहां तक पहुंच गए हैं कि इनका जो सीक्वेंस है वो हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब एक चीज बताओ, जब हम लैब में इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इनका सीक्वेंस, तो क्या हम नए तरह के सीक्वेंस नहीं बना सकते? तो हम नए तरह के सीक्वेंस भी बना सकते हैं। ऐसा जीनोम का मतलब डीएनए, ऐसे जीनोम ऐसे डीएनए को भी बना सकते हैं जो प्रकृति में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हम सीख गए तरीका ए टी जी सी टी ए, इनका हमें इसको जोड़ना है और जोड़ने से क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा डीएनए और जीन। लेकिन इतना आसान नहीं है, काफी जटिल प्रोसेस है। लेकिन साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करते करते इसमें क्या हो गया, महारत हासिल कर ली है। डन है। तो ये वाला आपको अब सिंथेटिक बायोलॉजी का कुछ आइडिया हुआ। अब देखो, अब आते हैं हम यहां पर। देखो यहां पर लिखा, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या अंतर है। इस लाइन में देखो, इट्स सिमिलर टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउएवर इट्स स्लाइटली मोर ग्रेनुलर, मतलब और भी बारीक स्तर पर होता है। While genetic engineering transfer ready-made genetic material between organisms, SynBio builds new genetic material from scratch.
मतलब कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग नॉर्मल होती है उसमें हम एक जीव से एक जीन को निकाला और दूसरे जीन में डाल दिया, या उसमें छोटे मोटे जीन को काट के अलग कर दिया। लेकिन इसके अंतर्गत हम पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को, जीन को या डीएनए को आर्टिफिशियली निर्माण करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है। सही है। तो ये पार्ट है आपका सिंथेटिक बायोलॉजी का। और देखो यहां पर ये भी लिखा है, देखो दी सिंथेसाइज पीस ऑफ डीएनए कुड बी जीन दैट आर फाउंड इन अदर ऑर्गेनिज्म। ये जीन जो हम निर्माण करते हैं लैब में वो अन्य जीवों में मिल सकते हैं और दे कुड बी इंटायरली नोवल, नए भी हो सकते हैं, वो सीक्वेंस पूरा का पूरा नया होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो कोई काम भी करे, उसका एक्सप्रेशन हो। ठीक है, मैंने कुछ भी जोड़ के बना दिया, वो काम ही नहीं करता, वो जीन है ही नहीं, तो जंक डीएनए हो गया, जिसका कोई प्रोटीन निर्माण का जिसमें कोई कोड नहीं है, उसे बोलते हैं कचरा डीएनए। तो वो काम भी करना चाहिए, कोई प्रोटीन का निर्माण भी करे, ये शर्त इसके अंतर्गत होती है। देखो इसके बाद देखो यहां भी लिखा है, द टर्म वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ अननेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट फंक्शन इन लिविंग सिस्टम। कि इसके अंदर अननेचुरल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका भी निर्माण होता है। अननेचुरल का मतलब जो अभी मैंने बताया कि ऐसा डीएनए जो किसी भी जीव में नहीं पाया जाता, बिल्कुल नया होगा, उसका निर्माण भी किया जाता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं रीडिजाइन लाइफ। ये लाइफ को रीडिजाइन कर रहा है पूरी के पूरे तरीके से, क्योंकि कोड ही हमने नया लिख दिया। तो अब आओ ये रहे इसके जो जिन जिन एरिया में सिंथेटिक बायोलॉजी काम कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो जो मैंने अभी बताया था सिंथेटिक जीनोमिक्स। सिंथेटिक जीनोमिक्स अभी मैंने बताया, जीनोम का अर्थ क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा डीएनए। इसके अंतर्गत हम लैब में या आर्टिफिशियली पूरे के पूरे जीनोम का डीएनए का निर्माण करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सिंथेटिक जीनोमिक्स में। दूसरा देखो सबसे पहले लिखा, देखो अननेचुरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अननेचुरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अर्थ क्या? कि ऐसे डीएनए का निर्माण करना जो नेचर में है ही नहीं, किसी जीव में पाया नहीं जाता, अननेचुरल है, बिल्कुल ही नया है, नोवेल टाइप का। ठीक है, आप उस तरह का जीन या उस तरह का मॉलिक्यूल डीएनए कहीं भी नहीं देखोगे, दुनिया में है ही नहीं वो। ठीक है, फिर अगर आगे देखो बायो इंजीनियरिंग, तो ये तो पार्ट होना ही होना है। जब हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करना, उसमें फेरबदल करना, तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये बायो इंजीनियरिंग दोनों लगभग यहां पर सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी में जीन के कई सारे जीनों को डाला जाता है, मतलब डीएनए के बड़े टुकड़ों को या खंडों को एक जीव से दूसरे जीव में या उनको लैब में बना के डाला जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो एक या दो जीन पे काम करता है, लेकिन ये जो बायो इंजीनियरिंग जो सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा, उसमें डीएनए के बड़े सारे टुकड़े को क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाता है, या पूरे के पूरे गुणसूत्र के खंड को पूरे के पूरे को पूरा एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो ये उससे बड़े स्केल पर होता है सिंथेटिक बायोलॉजी में। तो पहला तो हमने देख लिया सिंथेटिक जीनोमिक्स, दूसरा हो गया अननेचुरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तीसरा हो गया बायो इंजीनियरिंग, और चौथा जो पार्ट है वो है प्रोटोसेल सिंथेसिस बायोलॉजी। ये होगा कि हम एक पूरी की पूरी नई सेल का निर्माण कर दें, जिसमें सभी के सभी फंक्शन क्या होंगे, सभी के सभी जो भी ऑर्गेनिज्म या यूं कहूं कंपोनेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे आर्टिफिशियली जनरेट होंगे या सिंथेसाइज होंगे। जैसे डीएनए पूरा का पूरा, आरएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम आर्टिफिशियली बनाएं और उससे एक सेल बना दें। और सेल का मतलब इन सब कंपोनेंट का होना नहीं है। मान लो मेरी सेल है, तो मेरी सेल में डीएनए भी है, मेरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, राइबोसोम भी है, सब है। लेकिन वो एक फंक्शनल यूनिट है, वो उन सब का इकट्ठा नहीं है, वो सब आपस में जो कंपोनेंट है जुड़े हुए हैं। एक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, एक में प्रोटीन का कोड है, एक कोड को ला रहा है, सब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे रहा है, सब आपस में मिलकर पूरी सेल को क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं। एक तरह के वो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है, जो खुद से ही बना हुआ एक सिस्टम है, उसे बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सभी जो जिसके कंपोनेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, आपस में जुड़ के एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल का निर्माण करना मतलब आपने आर्टिफिशियल लाइफ को जनरेट कर दिया। सेल का मतलब क्या हो गया? इस सेल को बना लिया अगर सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू, सारे कंपोनेंट आपने लैब में बनाए और उसको एक साथ जोड़ के आपने एक लिविंग सेल बना दिया जो खुद से काम भी कर रही है। इसका मतलब आपने एक न्यू लाइफ को जनरेट कर दिया, नया जीवन आ गया। मतलब गॉड के बाद आप दूसरे इंसान हो जिसने
नई लाइफ, नया जीवन दिया है। ठीक है, तो इसको कई बार बोलते हैं कि आप गॉड से भी खिलवाड़ कर रहे हो, भगवान से, आप भगवान बनना चाहते हो, तो क्योंकि लाइफ वही क्रिएट करता है। तो ये प्रोटोसेल का सिंथेसिस भी, ये भी एक रिसर्च का इसका क्षेत्र है। तो इन 4-5 क्षेत्रों में ये काम कर रहा है सिंथेटिक बायोलॉजी। सही है, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी से जितना भी प्रोसेस है वो क्या हो गया, बहुत तेज हो गया है इसमें। और दूसरा, अब इससे बाद अगर बात करूं, अभी आगे और समझाता हूं, थोड़ा सा बेसिक और देख लो कि इसको सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया था। बारबरा होबोमिन ने 1980 में यूज किया था, और तब इसका यूज किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसी के लिए यूज कर दिया है, इसीलिए कह रहे दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। उन्होंने देखो सबसे पहले देखो उन्होंने डिस्क्राइब बैक्टीरिया दैट हैड बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो नॉर्मली एक बैक्टीरिया था उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया, उसी को इन्होंने बोल दिया था क्या, सिंथेटिक बायोलॉजी। तो तब जेनेटिक इंजीनियरिंग में और सिंथेटिक बायोलॉजी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था शुरुआती चरण में। धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे ये दोनों एरिया अब एक दूसरे से काफी अलग होते जा रहे हैं। डन है, तो ये पूरा का पूरा है। और देखो इसमें देखो क्या लिखा है, ये किस किस पर आधारित है। देखो साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, अभी मैंने बताया सीक्वेंसिंग का अर्थ क्या होता है कि डीएनए के कोड को पढ़ना, सीक्वेंसिंग। फिर देखो क्या लिखा है, एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन। इन सब टेक्नोलॉजी पर आधारित है आपका सिंथेटिक बायोलॉजी। डन है, और इससे क्या कर सकते हैं आप, अननेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट फंक्शन इन लिविंग सिस्टम को भी यहां पर सिंथेसिस कर सकते हो। इससे आगे चलते हैं, देखो अभी तक की प्रोग्रेस क्या है, फिर देखते हैं आगे इसके एप्लीकेशन क्या है। अभी तक की प्रोग्रेस ये है कि लेटेस्ट जो है 2019 में एक बैक्टीरिया है हमारे, उसके पूरे के पूरे डीएनए को क्रिएट किया गया है। मतलब ये एक पहला ऐसा जीव है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जिसका पूरा का पूरा डीएनए ही लैब में बना है। क्या है, 2019 में ई कोलाई, जिसे इशर्चिया कोलाई कहते हैं, एक बैक्टीरिया है, पूरा का पूरा इसका जो डीएनए है, इसका जो जीनोम है वो लैब में बना हुआ है। और ये पहला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसका पूरा का पूरा डीएनए कैसा है, आर्टिफिशियल है और सरवाइव कर रहा हो। बनाया कैसे हो गया होगा, वही ए टी जी सी टी जी ए, इन नाइट्रोजन बेस चारों को जोड़कर बनाया गया होगा। और बनाया कैसे होगा, पहले तो उन्होंने बैक्टीरिया का डीएनए पढ़ा होगा, उसकी सीक्वेंसिंग की होगी, भाई इस डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार किस क्रम में लगे हैं, पढ़ लिया। फिर उसको क्या किया गया होगा, उस कोड के हिसाब से लगाया गया होगा लैब में नाइट्रोजन बेस को, कि ए लगेगा, फिर टी लगेगा, फिर जी लगेगा, फिर सी लगेगा। तो उनको आपस में जोड़ा गया होगा और उससे क्या बना होगा, पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया का डीएनए। और फिर उसको शिफ्ट किया गया वापस से बैक्टीरिया के अंदर, और उसने पूरा फंक्शन कर रहा है वो, इसीलिए वो तो लिविंग है, अभी भी जिंदा काम कर रहा है। तो पहला ऐसा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म 2019 में जिसका पूरा का पूरा डीएनए या पूरा का पूरा जीनोम आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था लैब में। और इसमें 4 मिलियन बेस पेयर लगाए गए थे। कितने, देखो कितने सारे बेस पेयर है, कितने हैं, 4 मिलियन। इसीलिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, इतने बड़े डेटा को वो स्टोर करता है। इंसान तो क्या करेगा, सीक्वेंस ही भूल जाएगा। तो कंप्यूटर इसमें क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, वो पूरे के पूरे सीक्वेंस को आपको बता देगा, और उसी की सहायता से इनका सबका निर्माण किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं ये, इसीलिए इसको बोला जाता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, कई सारे विषयों को आपस में जोड़ता है, अभी दिखाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा वो है। तो पहला आपको ये भी याद रखना है, कब है, 2019 में। कौन सा बैक्टीरिया था, इशर्चिया कोलाई, और इसका पूरा का पूरा डीएनए लैब में बना है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, और यूके में इसको बनाया गया था, यूके के कैम्ब्रिज में इसका निर्माण हुआ। डन है, अब आगे चलते हैं। देखो अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो ये निर्माण वाला भी एक डायग्राम है, इसको देख लो। देखो यहां पर देखो ये क्या है, देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर में पूरे के पूरे डीएनए को डिजाइन करते हैं। एक तरह से डिजाइन का मतलब क्या, उनके सीक्वेंस को वो लगाएंगे। जैसे यहां पर देखो लिखा है ए टी टी सी जी जी, आगे चलता जाएगा। तो कंप्यूटर में वो हमारे डीएनए को या जिस जीन को आपने बनाना है उसको वो डिजाइन कर देंगे। डिजाइन करने के बाद जो लैब्स होती हैं उनमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो वो कमांड देंगे, उसमें उस मटेरियल को डाल दिया जाएगा जिनसे ये एटीजीसीजी का इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरह की एक मशीन है जिसे बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस मशीन। तो इस डीएनए सिंथेसिस मशीन में मटेरियल डाल दिया जाएगा और वो इस सीक्वेंस के हिसाब से पूरे के पूरे डीएनए का निर्माण कर देगा। ये रहा,
अब आप क्या करोगे, आप देखना है कि ये जीन सही बना है कि नहीं बना है, तो आप क्या करोगे, किसी जीव में इसको डालोगे, डाल के देख लोगे कि भाई इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये इंसुलिन का जीन है तो हमने इंसुलिन का अगर जीन बनाया तो इसे हम बैक्टीरिया में डालेंगे, जब बैक्टीरिया में डाल के देखेंगे तो बैक्टीरिया भी इंसुलिन का निर्माण करना शुरू कर देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हां बैक्टीरिया में इस जीन की अभिव्यक्ति हो गई या हमने सही जीन का फॉर्मेशन किया है। अब चाहो तो आप आगे उससे इंसुलिन को प्राप्त भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखो कितना तेज हो गया, यही है सिंथेटिक बायोलॉजी। डन है। अब देखो इसके बाद, इसीलिए मैंने कहा सिंथेटिक बायोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यूज होता है, किसी एक सब्जेक्ट पर आधारित नहीं है। देखो सबसे पहला तो इसमें लिखा है, देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि पूरे डीएनए के बारे में जानकारी किसका बना क्या है। लेकिन बायो इंफॉर्मेटिक्स भी होता है। बायो इंफॉर्मेटिक्स मतलब ये जो सूचनाएं आएंगी वो कैसे, उसको हैंडल कौन करेगा, तो कंप्यूटर करेगा। तो उन सूचनाओं को पूरा, उनके सीक्वेंस को हैंडल करना, कौन सा जीन किस प्रोटीन का निर्माण करता है, उन सब के बारे में जो सूचनाएं रखी जाती हैं वो किस क्षेत्र में आएगा, बायो इंफॉर्मेटिक्स में। इसके बाद इसमें कंप्यूटर साइंस का तो आप यूज करोगे ही करोगे। जैसे अभी मैं कह रहा था डिजाइन करना है हमें, अगर हमें डीएनए को डिजाइन करना तो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसका भी आप यूज करोगे। आप फिजिक्स का भी यूज करोगे, इंजीनियरिंग साइंस का भी करोगे, कि किस तरह से हमें इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। तो हमने इंजीनियरिंग साइंस से क्या सीखा कि हम सेल को भी बना सकते हैं, हम डीएनए को भी बना सकते हैं जोड़ जोड़ के, जैसे ईंट को जोड़ जोड़ के हम एक दीवार बनाते हैं या कोई मकान को बनाते हैं, उसी तरह हम अगर डीएनए को कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो हम पूरा का पूरा डीएनए बना सकते हैं। तो इसको भी इसमें लेते हैं। केमिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा आपको, केमिकल्स को जोड़ के ही तो आप क्या करोगे, एटीजीसी को बनाओगे, शुगर को जोड़ोगे, फॉस्फेट को जोड़ोगे, नाइट्रोजन बेस को जोड़ोगे, तो आपको केमिस्ट्री भी चाहिए। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी भी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब आप नैनो स्केल पर, ये सब हो कौन से स्केल पे रहा, नैनो स्केल पे, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, तभी तो आप उन माइक्रोबायोलॉजी नैनो स्केल पर, ये बहुत बारीक स्तर पर, छोटे स्तर पर जो होने वाले परिवर्तन है वो किसके अंतर्गत आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। जैसे बैक्टीरिया में आप क्या कर रहे हो, इंसुलिन का जीन निकाला और उसको किसमें डाला, बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया का लेवल क्या, माइक्रो लेवल का, तो आप माइक्रोबायोलॉजी में चले जाओगे। डन है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने अंदर शामिल करता है सिंथेटिक बायोलॉजी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के। तो जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन है वो सारे के सारे एप्लीकेशन है किसके, सिंथेटिक बायोलॉजी के। लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टीरॉयड है, मतलब उसका एडवांस वर्जन है, उससे बहुत तेज है। अब देखो मेडिसिन में हमने एमआरएनए वैक्सीन बढ़ाया था, मैंने नोबेल की क्लास ली थी। नोबेल की क्लास में मैंने बताया था कि कैसे लैब में एमआरएनए को बनाया जाता है और उसके बाद उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो वैक्सीन का फॉर्मेशन, नई ड्रग्स का फॉर्मेशन, जैसे CAR टी सेल थेरेपी कैंसर की आई है अभी, लिविंग ड्रग्स है, उसमें हमारी जो टी सेल होती है, इम्यून की टी सेल होती है, वही जाके कैंसर को मारती हैं। तो लिविंग सेल जो हो रही हैं, जिंदा कोशिकाएं हैं, टी सेल हमारे शरीर की, इम्यून सिस्टम है, वही जाके क्या कर रही हैं, कैंसर को मार रही हैं। तो ड्रग का काम हमारी सेल ही कर रही है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, लिविंग ड्रग्स। तो नई तरह की दवाओं का आप निर्माण कर सकते हो, उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है, इसी का, सिंथेटिक बायोलॉजी का। तो CAR टी सेल थेरेपी हो गया, हमारी कोरोना की जो वैक्सीन है वो हो गया, टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जैसे आपने RT-PCR देखा था, तो उनमें भी इन सब का यूज होता है, किसमें, मेडिसिन में। दूसरा देखो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के कितने एग्जांपल हैं, देखो BT कॉटन, GM मस्टर्ड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था फूड या न्यूट्रिशन में कह सकते हैं कि गोल्डन राइस, ये BT ब्रिंजल, बैंगन जो बन रहा है, भारत में अलाउ नहीं है लेकिन बांग्लादेश में अलाउ है, लेकिन बन तो रहा है। मक्का पे इस तरह की फसलें बन चुकी हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको ड्रॉट रेजिस्टेंट फसल बनेंगी, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना है, सूखा का सामना करने वाली फसलों का निर्माण हो पाएगा। तो ये सब किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा। फिर देखो मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या सकते, उद्योगिक जगत में किसका निर्माण, आप बहुत सारे पॉलीमर्स का निर्माण कर सकते हो। देखो होता क्या है, आपने कभी इसको देखा है, मकड़ी को, स्पाइडर तो अपने जाले का निर्माण करती है, यहां पर वेब बनाती है, वो कितना लचीला होता है, देखो ऐसे टूटता नहीं है, वो उसके अंदर उसका पूरा वेट आ जाता है तो भी वो टूटता नहीं है, और कितना लाइट वेट होता है। अब सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या किया जाएगा, आपने दूसरा सुना होगा सिल्क वॉर्म, रेशम का कीट, तो वो बहुत तेजी से रेशम का निर्माण करता है, रेशम का जो कीट होगा,
स्पाइडर तो बहुत धीमे धीमे बनाती है। तो अब क्या करें कि ये देखो, ये स्पाइडर है, इससे उस जीन को निकाल लेंगे जो इस वेब को निर्माण के लिए उत्तरदायी है। भाई स्पाइडर जो होती है, जो आपकी मकड़ी है, उसके अंदर कोई जीन होगा ना, वही उसी जीन की वजह से तो उस जाल का निर्माण करती है, उसमें वो क्षमता आती है। अभी मैंने बताया सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके डीएनए पे। तो हमने इस स्पाइडर के डीएनए से एक जीन को निकाल लिया जो किसका निर्माण करता था, उसके वेब का निर्माण, और उसको डाल दिया हमने सिल्क वॉर्म में, रेशम वाले कीट में। तो जब उसके अंदर वो जीन डाल दिया तो ये जो रेशम का कीट है, अब ये रेशम का निर्माण करेगा, फाइबर का निर्माण करेगा। लेकिन इसमें कैसी क्षमता, कैसे फाइबर का निर्माण करेगा, इस तरह के जो स्पाइडर का है, बहुत लाइट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आप ऐसे मटेरियल का निर्माण कर पाओगे जो बहुत ही स्ट्रेंथी होगा, लाइट वेट होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो इसका यूज आप कहां से करते हो, पैराशूट में कर सकते हो, डिफेंस में कर सकते हो। तो ये सारा का सारा किसमें होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा। आप बहुत सारे और उत्पाद बना सकते हो, जैसे बायो पेस्टिसाइड बना सकते हो, बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हो। ये सब में यूज आएगा कहां, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद संरक्षण में, इन्वायरमेंट में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखो बायो रेमिडिएशन सुना होगा, वेस्ट को तोड़ देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, जितने भी हमारा जो कचरा होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह के जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके या सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज करके हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं जो प्लास्टिक का अपघटन कर दें। जो जो ओशन की सरफेस पर ऑयल स्पिल हो जाता है, उसको वो क्या कर दे, जल्दी से तोड़ दे सरल तत्वों में, तो पोल्यूशन को क्या करेंगे, कम कर। इसका यूज करके हम कोरल को बचा सकते हैं। हम कुछ कोरल की प्रजातियां ऐसी हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं, तो उनमें से उस जीन को निकाल के नॉर्मल कोरल में डाल देंगे, तो उनमें भी एक क्षमता आ जाएगी कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर पाएंगे। तो हम प्रजातियों के संरक्षण में इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखो इसके एप्लीकेशन है, देखो यहां पर ये लिखा है, देखो बायोफ्यूल्स के निर्माण में इसका यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पर है, तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ रहा है, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, बायोफ्यूल का यूज करें। और बायोफ्यूल में भी हमने पढ़ा है, मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें 4th जनरेशन मैंने बताया था। तो 4th जनरेशन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, एसके एल्गी से यूज करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन को कैप्चर करेंगे। तो 4th जनरेशन में इसका यूज होगा बायोफ्यूल्स में। और जो पहली जनरेशन है उनमें भी, उनकी भी एफिशिएंसी को बढ़ाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल्स के निर्माण में, तो एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया कि बायो पेस्टिसाइड हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, इन सब में बीटी कॉटन हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएगा। स्पेस में भी इसका यूज हो सकता है। स्पेस में अगर छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो वहां पर फूड के निर्माण में, वहां पर वो मेडिसिन के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। तो वहां पर ये इनका निर्माण करेंगे, फूड का, प्लास्टिक का। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे, तो वहां की आवश्यकताओं के, इंसान के वहां की कंडीशन के हिसाब से वो इनका निर्माण कर देंगे। तो स्पेस में भी इसका यूज हो सकता है। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका क्या था, एप्लीकेशन था। तो सिंथेटिक बायोलॉजी कुल मिला के बोले तो एक ही शब्द में उसमें बोला गया था, ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टीरॉयड। रीडिजाइन लाइफ को दोबारा रीडिजाइन करने का प्रयास करता है। अननेचुरल जीनोम का या अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स का निर्माण किया जा सकता है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को स्पीडी कर देता है, ये लैब में नए जीनोम का निर्माण करता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं और इसको हम आज के संदर्भ में देख सकते हैं। और इसी पे डिपेंड है आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री और बायो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम अब आगे देखेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, फिर आगे वाले में देखेंगे। ठीक है।